Welcome friends, welcome to Education Channel. Today is December 16th and we will cover today's current affairs, world affairs and news analysis. नमस्कार दोस्तों, आज है दिसंबर 16 और कवर करेंगे हम आज के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक. पहला जो इशू है वो है फार्मर प्रोटेस्ट का. फार्मर प्रोटेस्ट का अभी तक स्टेटस हमें मालूम है. नाउ इसमें द न्यू थिंग इज़ दैट फार्मर प्रोटेस्ट की वजह से जो इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पे ये प्रोटेस्ट हो रहा है वहाँ पे काफ़ी लॉसेस हो रहे हैं गवर्नमेंट को. और कल ही डेटा आया था कि जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में है उनको नुकसान है, जो इंडस्ट्रीज़ के लिए जो मटेरियल सप्लाई होना है उसमें नुकसान हो रहा है, एंड ओवरऑल इकोनॉमी को कई करोड़ का नुकसान इसकी वजह से हो रहा है. दिस इज़ द करंट न्यूज़. सो ऑब्वियसली व्हेन देयर इज़ अ प्रोटेस्ट इवन इफ इट्स डेमोक्रेटिक तो उसकी वजह से इकोनॉमी हिट होती है और जो लोग हैं उनको भी नुकसान होता है. तो मैंने पहले ही बताया था कि इफ़ देयर इज़ एनी लॉ, कोई कानून है, उसके खिलाफ में कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है कि हम उसमें डेमोक्रेटिकली उसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठा सके, प्रोटेस्ट कर सके, विरोध कर सके. लेकिन विरोध में ये भी है कि नुकसान भी उठाना होता है आम आदमी को, इकोनॉमी को भी. सो इट्स वेरी नेसेसरी, बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट और प्रोटेस्टर्स के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत इम्पॉर्टेंट है. और ये भी एक अपडेट है कि सुप्रीम कोर्ट में भी इस मैटर को लेके सुनवाई स्टार्ट हो रही है. सो दैट्स रिगार्डिंग द फार्मर प्रोटेस्ट. ओके, नाउ ये एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ है. ये है इलेक्शन से संबंधित. और इलेक्शन में ये है कि जो लोग, भारत के लोग बाहर रहते हैं, एनआरआईज, नॉन रेजिडेंट्स इंडियन जो हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियंस जो बाहर के देशों में काम कर रहे हैं, भारत के लोग या रह रहे हैं, उनको भी वोटिंग कैसे करवाया जाए उसके लिए एक प्रपोज़ल बनाया गया है जो लॉ मिनिस्ट्री के पास है. इस प्रपोज़ल के तहत पोस्टल बैलेट के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम का इस्तेमाल करके जो एनआरआईज है उनको वोट डालने की पावर के बारे में इलेक्शन कमीशन इज़ थिंकिंग. नाउ दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि अभी तक जो लोग नौकरी में थे, सर्विस में थे, उनको इसके ईटीपीबीएस के माध्यम से उनकी वोट लिया जाता था. लेकिन जो अब लोग भारत के बाहर है उनके भी वोट लिए जा सकते हैं इसके माध्यम से. सो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग और इस पर हम देखना पड़ेगा क्या होता है. नाउ इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है या ईमेल के थ्रू वोटिंग है, ऐसी सुविधाएं कौन कौन सी कंट्रीज़ में है, कितनी कंट्रीज़ है, क्योंकि इसको समझना बहुत ज़रूरी है. कितनी ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पे, पहला तो ये है कि जहाँ पे जो एनआरआईज है उनको वोट देने का प्रावधान है, उनके लिए सिस्टम बना हुआ है. और दूसरा, ईमेल वोटिंग की व्यवस्था कितने कंट्रीज़ में है, कोई अगर क्या ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे कि आप ईमेल के माध्यम से अपना वोट दे सकते हैं, और अगर हैं तो ऐसी कितनी कंट्रीज़ हैं. इंडिया में भी दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग. जब एनआरआईज हैं उनको वोट देने का अधिकार मिलेगा और ये भी देखना होगा कि वो कहाँ पे रजिस्टर करते हैं, क्योंकि कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी में रजिस्टर करना होगा. तो किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में और कैसे रजिस्टर करेंगे, सो दैट आर द मोडालिटीज़. बट अभी इम्पॉर्टेंट ये है कि इलेक्शंस जो एनआरआईज हैं वो भी अपना वोट डाल पाए. नाउ विल मूव टू ओपिनियन एडिटोरियल. एडिटोरियल में पहला जो आर्टिकल है इट्स रिलेटेड टू कोरोना में दिस इज नथिंग मच न्यू. इसके बारे में हमने काफ़ी बात किया हुआ. वी ऑल नो कि वैक्सीन्स जो हैं, मॉडर्ना है, फाइज़र है, इनकी वैक्सीन्स रेडी हो चुकी हैं और वो शुरू भी हो गए हैं, चाहे यूके हो या फिर अमेरिका हो, और बाकी कुछ कंट्रीज़ में इट हैज़ स्टार्टेड ऑलमोस्ट. और इंडिया में भी एक पॉलिसी बनी हुई है कि किस तरीके से जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनको पहले दिया जाएगा, वुमेन चिल्ड्रन को दिया जाएगा, एंड देन अनदर्स जो बाकी लोग हैं उनको देंगे. सो वी विल नॉट टॉक, ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे इसमें क्योंकि हमने पहले कवर किया हुआ है. नेक्स्ट इज रिलेटेड टू इकोनॉमी. इकोनॉमी में इन्फ्लेशन के ऊपर है ये आर्टिकल कि किस तरीके से इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट पड़ता है, कि थोड़े भी पॉइंट इन्फ्लेशन में महंगाई कम होती है तो कैसे जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उनके कॉस्ट में फ़र्क पड़ता है. नाउ यहाँ पे कुछ टर्म्स यूज़ हुए हैं, रिटेल इन्फ्लेशन एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. तो इंपॉर्टेंट ये है कि व्हाट इज़ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में किस किस चीज़ों को कंसीडर करते हैं, दैट यू राइट इनटू द कमेंट्स. ये आप कमेंट्स में लिखेंगे कि सीपीआई जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं. ये पहले भी मैंने ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ. सो आप इसको आंसर दीजिएगा. एंड आरबीआई के बारे में हैव ऑलरेडी आस्क यू कि किस मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है आरबीआई का.
तो जिन लोगों ने उस समय आंसर नहीं लिखा था तो वो लिखेंगे, वो बताएंगे व्हाट इज़ आरबीआई और उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, वो बताएंगे। एंड देन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में कौन कौन से जो एलिमेंट्स हैं, सेक्टर्स हैं, उनको इंक्लूड किया जाता है, दैट यू नीड टू सी। ये आर्टिकल है फार्मिंग से रिलेटेड। इसके बारे में भी हमने काफ़ी बात पहले कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। एक अलग से वीडियो भी डाला है एमएसपी के ऊपर, शॉर्ट वीडियो। इसमें जनरली वही चीज़ें हैं जो हमने बात की है, और कुछ डेटा है इसमें। डेटा क्या है अब की बार? डेटा यही है कि पंजाब हरियाणा में सबसे ज़्यादा धान और गेहूं जो है उसकी पैदावार होती है, और ईयर वाइज ईयर जो एरिया है वो बढ़ते चला गया है। और पहले 48 और 29% होता था टोटल प्रोडक्शन का, अब 84 और 60% प्रोड्यूस होता है। एंड उसके अलावा जो बाकी क्रॉप्स हैं वो प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं पंजाब एंड हरियाणा में। सो दैट्स एन इशू। और उसी के साथ में राइटर ने ये सजेस्ट किया है कि इफ़ पंजाब वांट्स टू प्रोग्रेस, पंजाब एंड हरियाणा, तो उनको बाकी जो क्रॉप्स हैं वो भी उगाने पड़ेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट के पास इशू ये है कि बाकी जो स्टेट्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मध्य प्रदेश, झारखंड और बिहार, वहाँ पे भी चावल गेहूँ वगैरह प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ओवरऑल जो कंट्री में इसकी डिमांड पंजाब एंड हरियाणा से कम है, और उनकी जो धान है और गेहूं है वो सस्ता भी है। तो इसकी वजह से ओवर प्रोडक्शन हो रहा है इन प्रोडक्ट्स का, इन क्रॉप्स का। सो द सॉल्यूशन इज़ दैट दे नीड टू मूव टू डिफरेंट काइंड ऑफ क्रॉप्स। और एक और प्रॉब्लम ये है कि ये इन स्टेट्स में जो लेबर है वो माइग्रेंट लेबर के द्वारा किया जा रहा है। खेतों में जो काम है ज़्यादातर यूपी बिहार पूर्वांचल से, जो बिहार से जो मजदूर जाते हैं वो काम कर रहे हैं। तो वहाँ का जो यूथ है वो एग्रीकल्चर में भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। सो बिकॉज ऑफ दैट डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्री नीड्स टू बी सेटअप इन पंजाब। एंड 80s एंड 90s के बाद में जब मिलिटेंसी थी वहाँ पे, उसके बाद में जो इंडस्ट्रीज़ हैं या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो भी पंजाब में अफेक्ट हुआ है। सो इन पूरी चीज़ों के देखते हुए इट बिकम्स वेरी नेसेसरी, वेरी इंपॉर्टेंट कि पंजाब में डिफरेंट चीज़ें उगाई जाए क्रॉप्स की। ओके, ना ये इंटरनेशनल लेवल पे न्यूज़ है। दिस इज़ रिलेटेड टू घाना। घाना के ऊपर है। एंड मैप में आप देखिए और बताइए कि ये घाना, वेयर इज़ घाना और इसकी कैपिटल क्या है। बाकी चीज़ें इट्स रिलेटेड टू घाना, इंटरनेशनल रिलेशन। तो घाना इज़ लाइक अफ्रीका में है, सहारा, सब सहारा अफ्रीका में की कंट्री है घाना। और घाना फुटबॉल वगैरह जो है वहाँ पे काफ़ी पॉपुलर है। एंड इंडिया के साथ भी ओके टर्म्स है इसके। तो अफ्रीका की एक अपकमिंग कंट्री है, तो आप उसको ज़रूर देखिए मैप में। एंड देन टेल मी अबाउट द कैपिटल ऑफ घाना एंड व्हाट्स द रिलेशन, इंडिया के रिलेशन कैसे हैं घाना से, वो आप आंसर करिएगा कमेंट्स में। ओके, द रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर इन जनरल, दिस नथिंग इम्पॉर्टेंट एज सच। जनरल पॉलिटिक्स न्यूज़ इज़ देयर। दिस इज़ इंपॉर्टेंट, दिस इज़ रिलेटेड टू इंटरनेशनल रिलेशन। और ये मैंने बताया था कि यूके, यूनाइटेड किंगडम के बाद, कल मैंने क्वेश्चन नहीं पूछा था ब्रिटिश, यूके एक्सेट्रा एक्सेट्रा कि क्या इसमें डिफरेंस होता है। तो इसमें मैंने बताया था कि जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने वो आ रहे हैं रिपब्लिक डे पे। एंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, अमेरिका का अलाय भी है ब्रिटेन, इंपॉर्टेंट अलाय है, नाटो का सदस्य भी है, और जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसका परमानेंट मेंबर भी है। सो इंडिया के अच्छे टर्म्स भी हैं। और इंडियन डायस्पोरा, मतलब भारत के लोग भी ब्रिटेन में काफ़ी रहते हैं, यूके, ब्रिटेन, आयरलैंड, पूरे एरियाज़ में। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि भारत के जो डिप्लोमेटिक टर्म्स हैं जैसे हैं वैसे अच्छे बने रहे। सो फॉर दैट इंडिया के ये रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में ब्रिटिश पीएम इज़ कमिंग। एंड जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो भी इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि अमेरिका के साथ में भी इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहता था लेकिन वो हो नहीं पाया। बट यूके के साथ हम उम्मीद करेंगे कि इकोनॉमिक एग्रीमेंट्स हो। ओके, एक ये छोटी सी न्यूज़ है कि डाक पे करके एक एप्लीकेशन हुआ है, डाक पे। और इसमें ये है कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक एक नया डिजिटल पेमेंट शुरू कर रहे हैं, उसका नाम है डाक पे। तो आपको ये याद रहे, इंडिया पोस्ट से रिलेटेड है, डाक पे एप्लीकेशन का नाम है, तो दैट यू शुड रिमेंबर। यहाँ पे एक न्यूज़ है सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम क्या कर रहा है, ट्रांसफ़र ऑफ जजेस के बारे में बात कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, इंपॉर्टेंट ये है कॉलेजियम सिस्टम।
तो कॉलेजियम सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक नेशनल एनजेएसी बनाने की बात हुई थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्क्रैप कर दिया था और फिर कॉलेजियम सिस्टम लागू करने की बात कही थी। नाउ अब यहाँ पे एक डिबेट रेगुलरली चलते रहता है कि नेशनल जुडिशरी जो ये काउंसिल बनाने की बात हुई थी ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स वगैरह के लिए, जो भी जजेस हैं उनको नियुक्त करने के लिए, वर्सेस द कॉलेजियम सिस्टम। तो इसके बारे में आप लिखेंगे कमेंट में, इफ़ यू नो द बैकग्राउंड। तो जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं या हाई कोर्ट के जो जजेस हैं, उनके ट्रांसफर्स के लिए ये जो सिस्टम है, ये क्या कौन सा सिस्टम फॉलो किया जाता है? हाउ डू यू ट्रांसफ़र द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट? तो ये आप मेंशन करेंगे कमेंट्स में। बहुत इसका पुराना डिबेट इसका है। एंड ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आप लिखिए कि जो कितने हाई कोर्ट्स हैं कंट्री में, टोटल कितने हाई कोर्ट हैं। क्या जितने स्टेट्स हैं उतने ही हाई कोर्ट हैं? एंड देन क्या हर हाई कोर्ट का जो है, फॉर एग्जांपल बॉम्बे हाई कोर्ट बॉम्बे में है, तो क्या हर हाई कोर्ट कैपिटल में ही है उस स्टेट्स के या नहीं? तो अगर आप इसको करेंगे तो विल गेट द आंसर। कई बार इससे क्वेश्चन कई एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाता है मैच करने के लिए कि कौन से स्टेट्स का हाई कोर्ट कहाँ पे है। तो आप ये मेंशन करिएगा कि टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स कितने हैं कंट्री में, एंड देन क्या सभी हाई कोर्ट्स कैपिटल में ही है या दूसरी जगहों पे है। तो यू मेंशन दैट। ओके, नेक्स्ट विल मूव टू दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि ये अमेरिका ने टर्की पे सैंक्शन लगाया है। फॉर व्हाट? सैंक्शन लगाया है टर्की ने S-400 जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो रशिया से ख़रीदा है। इसके बाद अमेरिका ने सैंक्शन लगा दिया था। नाउ इम्पॉर्टेंट इज़ दैट कि इंडिया भी जो है एस सीरीज़ जो है S-400 के सीरीज़ जो है उसको प्लान कर रहा था रशिया से ख़रीदने के लिए। नाउ अमेरिका एंड रशिया में देर इज़ ऑलवेज अ टसल गोइंग ऑन। सो बिकॉज ऑफ दैट जो भी अमेरिका के इंटरेस्ट के अगेंस्ट रशिया से जो डील करता है, रशिया से डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदता है, तो यूएस उस पर सैंक्शंस लगा देता है। और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इंडिया को बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया इज़ इन फैक्ट इन द प्रोसेस ऑफ बाइंग S-400 फ्रॉम द मॉस्को। सो इसकी वजह से इंडिया पे भी सैंक्शंस का एक डर है। पहले तो इंडिया एग्जम्प्ट हो जाता था यूएस के सैंक्शन से। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इशू कि कैसे इंडिया बैलेंस करता है इस इंटरेस्ट को, दोनों ही इंटरेस्ट को। मीनवाइल आप याद रखिएगा कि S-400 डिफेंस मिसाइल सिस्टम इंडिया इज़ प्लानिंग टू बाय फ्रॉम द मॉस्को। एंड दूसरा ये है कि ये जो एक्ट है, कौन सा एक्ट है? अमेरिका एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट्स। दिस इज़ इंपॉर्टेंट। ये दोनों चीज़ों को आप याद रखिएगा, काटसा और S-400। ये दिस यू मस्ट रिमेंबर। ओके, फिर ये नाइजीरिया में बताया भी था मैंने कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले, कि नाइजीरिया में जो स्टूडेंट्स हैं उनको किडनैप कर लिया गया है। एंड हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? बोको हराम इज़ रिस्पॉन्सिबल। तो मैंने पूछा भी था व्हाट इज़ बोको हराम? इट्स अ काइंड ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एक तरीके का नाइजीरिया का। तो मैंने आपसे बोला भी था कि बोको हराम के बारे में आप रिसर्च कर लेंगे, तो आपने आंसर्स लिखे भी थे। सो राइट, बोको हराम जनरली ऑपरेट्स इन नाइजीरिया एंड नियर बाई एरियाज़। ये रिलेटेड है, नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू अफ़गानिस्तान। तो अफ़गानिस्तान में जो तालिबान और अफ़गान गवर्नमेंट के बीच में है, पीस प्रोसेस के बावजूद भी वहाँ पे लड़ाई शुरू हो चुकी है। और मिसाइल अटैक्स एंड एक डिप्टी गवर्नर है उनको भी मार दिया गया। सो मैंने बताया भी था कि तालिबान अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट के बीच में पीस प्रोसेस जो है, टॉक्स वॉज गोइंग ऑन इन दोहा कतर में ये पीस प्रोसेस चल रहा था। एंड अमेरिकन जो फोर्सेस है वो विड्रॉ होनी है अफ़गानिस्तान से। और उसके बाद में काफ़ी प्रॉब्लम होने जा रही है इस पूरे एरिया में। एंड द चांसेस आर देयर। इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि चांसेस आर देयर कि तालिबान को बैकअप करता है कई बार ISIS और अलकायदा, और ये जो एलिमेंट्स हैं पाकिस्तान में मिसयूज़ दिस एलिमेंट्स एंड कैन डायरेक्ट देम टुवर्ड्स कश्मीर। मतलब ऐसे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, पाकिस्तान उनको कश्मीर की तरफ मोड़ सकता है। तो इसीलिए अफ़गानिस्तान में शांति बने रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अभी जो कंडीशन है दैट इज़ नॉट गुड इन स्पाइट ऑफ द पीस प्रोसेस चलने के बावजूद भी जो वहाँ पे नहीं हो पा रहा है। सो दैट्स वेरी बैड।
ये इकोनॉमिक्स पे विल मूव टू इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में टर्म यूज़ हुआ है सिप। तो सिप होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो आप इसका टेक्निकल डेफिनेशन लिखेंगे व्हाट इज़ एसआईपी, बट आपको मैंने बता दिया कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। तो यू मस्ट नो व्हाट इज़ सिप। ओके। और कुछ छोटे छोटे टर्म्स इकोनॉमिक्स में क्या इंपॉर्टेंट है कि जो छोटे छोटे टर्म्स होते हैं वो कई बार आते हैं, तो हमें वो छोटे टर्म्स का वो क्लियर होना चाहिए। टेक्निकल डेफिनेशन वी शुड बी वेरी क्लियर कि व्हाट इज़ टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ दिस थिंग्स। सो सिप के बारे में एक बार आप टेक्निकल जो है कमेंट्स में लिख देंगे। जनरली मैंने आपको बता दिया इट्स सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और प्लान तरीके से किस तरीके से आप वो कर सकते हैं। ओके, नाउ हेयर इज एफएसडीसी। एक टर्म है, एक इंस्टीट्यूशन है, इट इज़ एफएसडीसी। सो व्हाट इज़ एफएसडीसी? एफएसडीसी होता है द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। ये इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। आप लिखेंगे कमेंट में कि एफएसडीसी जो है उसका प्रिंसिपल्स क्या है और कब इसका गठन हुआ था, कब ये बना था। ओके, सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एफएसडीसी आप ज़रूर बताइए कि क्या प्रिंसिपल्स हैं इसके, एंड कब कब ये बना था, एंड क्या इसके टारगेट्स रहते हैं। तो एफएसडीसी इज़ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। ओके, सो दैट्स ऑल। ये आज के पॉइंट्स हैं। ओके, सो इकोनॉमिक्स हमने कवर कर लिया। 2-3 आपको मैंने टास्क दिया है, उसको आप ज़रूर लिखिएगा। एंड एक है यहाँ पे, एक टर्म है यहाँ पे, इसको देखेंगे द सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो है सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है, इसको आप बताइएगा क्या है ये बेसिकली। ये सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल, और सिक्योरिटीज़ किसको बोलते हैं? अगर जो ये स्टॉक है, बॉन्ड्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, ये सब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। तो अगर आपने इकोनॉमिक्स अगर एनसीईआरटी की बेसिक पढ़ी होगी तो आई एम श्योर आपने कवर कर लिया होगा। नहीं पढ़ा है तो बेसिक इकोनॉमिक्स जरूर कवर कर ले, क्योंकि बेसिक इकोनॉमिक्स क्लियर होगा तभी ये सब आंसर्स दे पाएंगे आप। तो ये एक क्वेश्चन है, द सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल क्या है? आई होप कि आता होगा तो जस्ट यू राइट इन टू द कमेंट्स। तो ये छोटे छोटे जो क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, ये इफ़ यू नो द आंसर देन इट विल हेल्प यू इन रिवीजन, एंड इफ़ यू डोंट नो तो आप तुरंत जाइए, पढ़िए और उसको आंसर करिए, ताकि आपको माइंड में रहे इकोनॉमी से संबंधित जो क्वेश्चन है ये। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज करंट अफेयर्स, वर्ल्ड अफेयर्स एंड एनालिसिस। एंड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डू आंसर देम। थैंक यू, गुड बाय।